हेलो एवरीवन। तो ये अपना अगला टॉपिक है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अभी वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला पॉइंट, दैट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है बेटा? प्रोटीन इन डाइट, क्या क्या होती है हमारी डाइट में प्रोटीन, डाइजेशन कैसे होता है इसका, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है और इसका फाइनल मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो प्रोटीन्स इन डाइट को समझते हैं कि हमारी डाइट में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पर फूड स्टफ कंटेनिंग हाई प्रोटीन कंटेंट आर मीट, फिश, एग, मिल्क। प्रोटीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन व्हीट, सोयाबीन, ओट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ पल्सेस। यानी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर आप देखें तो प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है, वेजिटेरियन सोर्स में नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वेजिटेरियन में प्रोटीन कंटेंट इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स में कोई प्रोटीन का कंटेंट नहीं है, और भी है, जैसे सोयाबीन में बहुत अच्छी खासी प्रोटीन आपको मिल जाती है, दालों में है ना, जो दाल होती है पल्सेस उनके अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन जो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है वो आपको किससे मिलता है? फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्रेजेंट इन कॉमन फूड स्टफ्स आर, जैसे व्हीट में कौन सी प्रोटीन है उसका नाम बताओ रखिए, ग्लूटिनिन एंड ग्लाइडिन। ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन विच कॉन्स्टिट्यूट ग्लूटन। व्हीट के अंदर जो ग्लूटन होता है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? उसकी फॉर्मेशन होती है आपकी ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन से मिलकर। ठीक है, दूसरा आपका होता है मिल्क। मिल्क में आपको क्या मिलेगा? मिल्क में आपको मिलेगा केसीन, लैक्टो एल्बुमिन और एल्बुमिन एंड मायोसिन। एग, एग में क्या मिलेगा? एल्बुमिन और विटेलिन। मीट, मीट में आपको कोलेजन, एल्बुमिन एंड मायोसिन। तो ये इस तरीके से इनमें अलग अलग तरीके की आपको प्रोटीन्स मिल जाएगी। डाइटरी प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। और जो भी डाइटरी प्रोटीन है वो किससे बनती है आपको पता है? वो एक पॉली फॉर्म है उसकी, है ना, और पेप्टाइड फॉर्म जो है। और यहाँ पर सिंगल अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो वो फिर अमाइनो एसिड होता है। तो अमाइनो एसिड की रिपीटेड यूनिट से क्या बनता है? प्रोटीन्स। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की कैसे होता है। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट वाले को क्या बोलते थे? एमाइलोलाइटिक एंजाइम। पूरे ग्रुप को क्या बोलते थे? एमाइलोलाइटिक। यहाँ पूरे ग्रुप को प्रोटियोलाइटिक। अब बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से होगी? माउथ से। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट अकर इन माउथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद कर लो दिमाग में, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, क्योंकि माउथ के पास कोई सलाइवा, आपके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो सिंस सलाइवा डज नॉट कंटेन एनी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स ओनली इन द स्टमक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इस टेबल को एक बार देखेंगे। यहाँ पर देखिए, स्टमक में क्या होगा? स्टमक में जो आपको एंजाइम मिलेगा वो क्या है? पेप्सिन। यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलेगा? पेप्सिन। पेप्सिन इज द ओनली प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस बट इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। और रेनिन, रेनिन जो है ये कहाँ एब्सेंट होता है? ह्यूमंस में एब्सेंट होता है। यानी ह्यूमंस के गैस्ट्रिक जूस में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? काफ, गाय के बछड़े और ये बाकी के जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स, उनके उनके अंदर, उनके गैस्ट्रिक जूस में आपको रेनिन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो मेनली जो गाँव के बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मिल्क ही रहता है इनिशियली। और ह्यूमन के पास भी कुछ बुक्स लिखती है कि ह्यूमन के बच्चों के अंदर भी आपको रेनिन मिल सकता है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है इस बुक में। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन most of the proteins are digested in the duodenum and jejunum by proteolytic enzyme of pancreatic juice and succus entericus। और आपको पता है वहां पर दो तरीके के एंजाइम होते हैं, एक तो पेंक्रियास से आने वाले एंजाइम और दूसरे आपके वहां की लोकलाइज वॉल, जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, जिस जूस को, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो मिलता है उसको। तो यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से? पेनक्रियाटिक जूस में। तो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
तो इसमें याद रखना है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आर एंडोपेप्टाइडेज, यानी पेप्टाइड की चेन्स को ये बीच में से तोड़ता है। जैसे ये पेप 1 2 3 4 5, ये कोई अमाइनो एसिड्स की चेन है, तो ये एंडोपेप्टाइड है, यानी बीच में से तोड़ेगा। एक्सोपेप्टाइड कॉर्नर से तोड़ेगा, ठीक है, कॉर्नर से कट करेगा। क्लीवेज कहाँ से करेगा? कॉर्नर से मॉलिक्यूल की। और ये किसी भी लॉन्ग चेन को छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स में 1 और 2 चेन्स में तोड़ देगा। तो एंडोपेप्टाइडेज, और ये आपको समझना है, ठीक है। As these two enzymes break the interior bond of the protein molecule, कहाँ के बॉन्ड तोड़ रहे हैं? इंटीरियर के, एक्सटीरियर बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे, है ना। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन सक्कस एंटेरिकस कौन सा है? द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस। इट कंटेन्स डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेजेस एंड एमाइनोपेप्टाइडेजेस। तो इसमें ये तीन कैटेगरी आ जाती हैं, डाइपेप्टाइडेजेस, ट्राइपेप्टाइडेजेस एंड एमाइनोपेप्टाइडेजेस। यानी पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनाने का काम कौन करेगा? आपके सक्कस एंटेरिकस जूस करेगा, ठीक है। आप समझते हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन क्या है? तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर एमाइनो एसिड विच आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो कहाँ से मिलता है ये हमें? इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड की फॉर्म में। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है ये देख लेते हैं। प्रोटीन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। द लीवो अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय मीन ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया, अगर सोडियम को ट्रांसपोर्ट आ गया तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप हो गया। जबकि डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब बाय मीन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे अपना फ्रक्टोज जो था वो कैसे जाता था, एब्सॉर्ब कैसे होता था फ्रक्टोज? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे जाते थे? सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ऐसे ही यहाँ पर है, आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड है वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो लीवो होंगे या डेक्स्ट्रो होंगे। लेकिन आपको पता है लीवो अमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं, लीवो रोटेटरी है, जबकि शुगर्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे लेकिन दोनों फॉर्म्स उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज फास्टर इन ड्यूोडेनम एंड जेजुनम एंड स्लोअर इन इलियम। तो आपको पता है इनिशियल फेज में ही इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, लेटर फेज में तो वाटर का ही एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टेमिक डायग्राम, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम में ऊपर ये 46.1 में ये दे रखा है। अब हम दोनों टेबल और इस डायग्राम को डिटेल में समझते हैं। इसमें और तो इस चैप्टर में आई थिंक कुछ है नहीं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन हाँ कुछ नहीं है इस चैप्टर में इसके अलावा। चलिए अब समझते हैं हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। चलिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए पहले ही मैंने बता दिया कि माउथ में, सलाइवा में नो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ओनली पॉलीसेकेराइड या कुक्ड स्टार्च के लिए क्या होता है? टाइलिन, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ होती है? स्टमक से। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन भी, और याद रखना एक चीज इसमें नहीं मेंशन है कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो आपकी बॉडी को ही खाने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपकी बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन से बनी हुई है, तो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। उनको एक्टिवेट किया जाता है, बॉडी से ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिनसे वो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होंगे, यानी पेप्सिन हमेशा किस फॉर्म में होगी? पेप्सिन हमेशा बॉडी में पेप्सिनोजन फॉर्म में रहेगा, पेप्सिनोजन। और इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पेप्सिन में, तभी एक्टिव होगा, ये होगा ट्रिप्सिनोजन। तो यानी जिस भी एंजाइम के लास्ट में जन लग जाए या शुरुआत में प्रो लग जाए, तो समझ लो वो कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन आपने पढ़ा होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? वो इनएक्टिव है, उससे क्या बनता है? थ्रोम्बिन। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में जरूर रखना है। पेप्सिन प्रोटीन पर काम करेगा, क्या बना देगा? प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके बाद पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरीके के जूस होते हैं, पेनक्रियाटिक एंड सक्कस एंटेरिकस। तो पेनक्रियाटिक वाली लीनेज में कौन थे? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस एंड ए एंड बी। इसके सामने लगा रहता है प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। अगर आप हायर बुक्स पढ़ोगे तो यहाँ ट्रिप्सिनोजन और ये काइमोट्रिप्सिन, तो इसने डायरेक्ट एंजाइम का नाम लिख दिया, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म।
अब ये ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा बेटा, ये प्रोटियोसिस पर एक्ट करेगा, और प्रोटियोसिस को तोड़ देगा किसमें, डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। इसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन किस पर काम करेगा, ये बेसिकली पेप्टोन्स पर काम करता है, और ये भी इनको तीनों में तोड़ देगा, या तो डाइपेप्टाइड बना देगा, ट्राइपेप्टाइड बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा, यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन को आप एक तरीके से समझ लीजिए, काइमोट्रिप्सिन जो है रेनिन का ही भाई है, और ट्रिप्सिन जो है वो पेप्सिन का भाई है, यानी जिन प्रोटीन्स पर पेप्सिन काम करती है उन्हीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन पर ट्रिप्सिन काम करती है, और जिन प्रोटीन्स के सबस्ट्रेट पर मिल्क प्रोटीन बेसिकली, क्योंकि रेनिन किस पर काम करता था, मिल्क पर, तो काइमोट्रिप्सिनोजन बेसिकली रेनिन की तरह काम करता है, किस पर, मिल्क पर, ठीक है। और ये बेसिकली मिल्क में क्या होता है, पेप्टोन्स, है ना, तो पेप्टोन से ये तीनों फॉर्म बना देता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटियोसिस फॉर्म जो होती है उससे तीनों फॉर्म बना देता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ये इन पे काम करता है, डाई, ट्राई और पॉली पर, और इनको डायरेक्ट क्या बना देता है, एमाइनो एसिड, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस से डाई, ट्राई, पॉलीपेप्टाइड नाम से ही आपको एंजाइम्स के नाम मिलेंगे, यानी डाईपेप्टाइडेज क्या करेगा, डाईपेप्टाइड्स पे काम करेगा, ट्राईपेप्टाइडेज ट्राईपेप्टाइड्स पर, एमाइनो पेप्टाइडेज लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन पर, और फाइनली क्या बना देगा, हमारा एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट कौन होता है, अमाइनो एसिड, तो ये बना देगा अमाइनो एसिड, क्योंकि एब्जॉर्बेबल स्टेट कौन सी है, अमाइनो एसिड। चलिए अब देखते हैं हम इसका मेटाबॉलिज्म। तो देखिए ये मेटाबॉलिज्म में देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिखाया गया, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें अमाइनो एसिड्स आ गए। ये अमाइनो एसिड्स कहाँ कहाँ जाएंगे, देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसके पास। ये लीवर में चले जाएंगे थ्रू हेपेटिक पोर्टल में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएंगे, लीवर के थ्रू भी होके आएंगे और डायरेक्ट एब्जॉर्ब जो होके उसके थ्रू भी जाएंगे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत जो बचा कुछ पार्ट है वो कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो अमाइनो एसिड को वो एब्जॉर्ब करके वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो सकता है, अमाइनो एसिड है ना, अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू किडनी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर लीवर के पास जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन अदर देन ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, वो उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की तरह यहाँ पर यूज स्टोर भी करवा सकता है, प्लस उसके मेटाबॉलिज्म में यूरिया निकलेगा, ठीक है, जो यूरिया को ये बनाएगा लीवर, किसको, अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ आएगा, अमोनिया किडनी के थ्रू आएगा, अमोनिया कहाँ आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद उसको लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को यूरिया में, ठीक है, और इस यूरिया को दोबारा से कहाँ भेजता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद ये किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन इसका कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता। इसकी टॉक्सिसिटी को घटाने का काम कौन करता है, आपका लिवर करता है। इसके अलावा ये तो हो गया अमीनो एसिड का वर्क। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का अमीनो एसिड भी कहाँ जाएगा स्टोर होने के लिए, लीवर के पास, ठीक है। और अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा, अमाइनो एसिड आपके किडनी से भी पास होंगे ब्लड के थ्रू, लेकिन वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, अमोनिया की फॉर्म में आएगा। इसके बाद टिश्यू के पास अमाइनो एसिड जाएगा और ग्रोथ एंड रिपेयर में वर्क करेगा। और कौन कौन सी फॉर्म में जा सकता है टिश्यू के पास, एनर्जी की फॉर्म में जा सकता है, एंजाइम्स की फॉर्म में जा सकता है, या हार्मोन्स की फॉर्म में जा सकता है। तो ये मल्टीपल फॉर्म में अमीनो एसिड्स बॉडी में काम आते हैं टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यू की ओवरऑल ग्रोथ कराते हैं, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, एंजाइम के फॉर्म में जा सकता है और हार्मोन की फॉर्म में जा सकता है। तो ये इसके मल्टीपल चैनल्स हैं जहां पर ये यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड कहाँ कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, सिस्टेमिक में रहेगा तो अमीनो एसिड की फॉर्म में ये लिवर में भी जा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, टिश्यू में भी जा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट आउट हो सकता है अगर हम ज्यादा प्रोटीन ले लें डाइट में, तो है ना। और किडनी में जाएगा, किडनी में कब जाएगा, जब लीवर इसको
अमोनिया वाली फॉर्म से यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसमें आएगा कब? अमोनिया की फॉर्म में आएगा। अमोनिया की फॉर्म में कब आएगा? किडनी से। तो अमोनिया की फॉर्म कब बनेगी? जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये अमाइनो एसिड अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो इसको ध्यान से एक दो बार देखिए, समझिए, और जो भी बुक आपके पास है उससे पढ़िए, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस स्टेप पर क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताई क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का जब हमने डिस्कशन किया था तब पढ़ चुके हैं। लीवर में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। यूरिया अमोनिया कन्वर्जन कैसे करता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस इसका हम एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन की लास्ट फेट ये होती है, इस तरीके से प्रोटीन बॉडी में यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम फैट का और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। चलिए, थैंक यू।